गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का सोशल साइंस में जो हमारा फोर्थ पार्ट होता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, उसका पहला लेसन जो कि है डेवलपमेंट या विकास। चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। विकास। विकास का अर्थ हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब कुछ और हो सकता है और दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है। इसको हम उनके लक्ष्यों के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें किसी भूमिहीन किसान के बारे में, तो भूमिहीन किसान के लिए विकास क्या हो सकता है कि उसको ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा मजदूरी मिले, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। तो एक भूमिहीन किसान के लिए विकास का मतलब है कि उसके जीवन स्तर में सुधार हो। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए, हम किसी और व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़की है जो कि एक मॉडर्न लड़की है जो शहर में रहती है, उसके लिए विकास क्या हो सकता है? उसके लिए विकास हो सकता है कि उसको बात करने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, अपने विचार को समाज के सामने रखने की आज़ादी हो, अपने भाई की तरह उसे भी विदेश में जाके पढ़ने की आज़ादी मिले और अपनी मन मुताबिक हर एक काम को वो कर सके, अपने जीवन के फैसले स्वयं ले सके। ये विकास का नज़रिया उस लड़की के लिए हो सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर एक अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो विकास एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना भी हो, या ये भी कह सकते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यानी कि जो किसी एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है और डॉक्टर क्या चाहेगा? डॉक्टर चाहेगा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास मरीज आएंगे तो उसको उतना ही पैसा मिलेगा, उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको अपनी जेब खर्च मतलब अपना जेब का पैसा देना पड़ता है, और साथ ही साथ उसकी जो उसकी बीमारी है, बीमारी के कारण उसकी शारीरिक अवस्था का भी नुकसान होता है। तो ये एक ही चीज़ है जो कि डॉक्टर के लिए विकास है लेकिन मरीज के लिए विनाश है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि कभी कभी एक स्थिति किसी एक के लिए विकास हो सकती है और किसी दूसरे के लिए विनाश हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है राष्ट्रीय विकास के बारे में। किसी भी राष्ट्र का विकास कब हो सकता है? राष्ट्र का विकास जब हो सकता है यदि उसके सभी व्यक्तियों का विकास हो, और सभी व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए समान होते हैं, जैसे कि आय और अन्य लक्ष्य। इसको हम देखेंगे। हर एक व्यक्ति की ज़्यादा आय हो, बराबरी का उसको व्यवहार मिले, स्वतंत्रता हो उसको अपने विचार व्यक्त करने की, कहीं पे भी काम करने की, उसके काम की सुरक्षा हो, यानी कि जो वो काम कर रहा है उसे ये हो कि उसका कोई काम उसे छीनेगा नहीं। सम्मान और आदर हर व्यक्ति को चाहिए। परिवार के लिए सुविधाएं और शिक्षापूर्ण वातावरण होना चाहिए। और जो राष्ट्रीय विकास की जो धारणाएं हैं ये सारी हैं। अगर किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को ये सब सुविधाएं मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि उस राष्ट्र का विकास हो रहा है। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2006 में। उसके अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष थी या उससे अधिक थी वह समृद्ध और विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील या निम्न आय वाले देश कहलाएंगे। लेकिन उसी तरह दूसरी एक रिपोर्ट है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित, जिसको हम मानव विकास रिपोर्ट कह सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर और उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। तो यहाँ पर विकास बैंक और यूएनडीपी दोनों ही के मत अलग अलग हैं। विश्व बैंक के अनुसार केवल प्रति व्यक्ति आय विकास का एक मानक है, लेकिन यूएनडीपी के अनुसार एक प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य स्थिति भी विकास का मानक है या विकास के आधार हैं। चलिए हम बात करते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या होता है? धारणीय विकास का मतलब है विकास तो हो जाए लेकिन पर्यावरण में या हमारे परिवेश में किसी भी तरह की हानि ना हो, कोई पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही हमारा विकास हो जाए। नेक्स्ट हमारा है धारणीयता।
ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। इसका मतलब ये है कि जो हम हैं फ़िलहाल, वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसकी उत्पादकता को नष्ट ना करें, यानी कि उनके लिए भी हम संसाधनों को रहने दें। यदि हम सारे संसाधनों को ख़त्म कर देंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए कोई संसाधन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि धारणीयता का मतलब है ऐसा विकास जिसके द्वारा सारे संसाधनों का दोहन जिस तेज़ी से हम कर रहे हैं वो ना हो और विकास भी हो जाए और संसाधन भी हमारे बचे रहें आने वाली पीढ़ी के लिए। नेक्स्ट हमारा है औसत आय। देश की कुल आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर औसत आय निकाली जाती है। यह प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जितनी जनसंख्या है वो और जितनी हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। निबल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। इसका मतलब ये है कि 6 से 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, सारे बच्चे, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने बच्चे नहीं जाते हैं, तो उनका जो अनुपात है उसे हम निबल उपस्थिति अनुपात कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आय। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों तथा विदेश से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात जो भी उत्पादन राष्ट्र के अंदर हो रहा है, देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है और उससे हमें जो लाभ प्राप्त हो रहा है, जो भी हमें उससे आय मिल रही है वो, और विदेशों से जो आय मिल रही है, उन दोनों को जोड़ने के बाद हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो बच्चों, हमने विकास के अलग अलग पॉइंट्स के बारे में इस लेसन में चर्चा की है। हमने जाना विकास अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, विकास का क्या अर्थ हो सकता है, राष्ट्रीय विकास हम कैसे कर सकते हैं, धारणीयता क्या है, औसत आय किसको कहते हैं, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, हमने अलग अलग पॉइंट्स के बारे में इसमें चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो फर्स्ट लेसन है आर्थिक समझ, आर्थिक विकास की समझ, ये हमारी बुक का जो फर्स्ट लेसन है आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच। जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेसन की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब